नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तो सीटेट के अपर प्राइमरी सामाजिक अध्ययन के कक्षा 6, 7, 8 के एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न उत्तर हम आपको करा रहे हैं। जिससे पहले हमने पार्ट नंबर 3 देखा था, जो कि आपको साइड में आई बटन में वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर 4। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची के अनुसार भारत में अनुसूचित भाषा जो है वो नहीं है। चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको, भोजपुरी, नेपाली, कश्मीरी या डोगरी, और आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। लाइव टाइमिंग में यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि दोपहर की 3 बजे आपको डेली इसी प्रकार सोशल साइंस के अपर प्राइमरी के प्रैक्टिस सेट इस समय प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो यदि आपको नहीं मालूम है तो इसी समय पर आ जाइएगा, और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए भोजपुरी बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। नेपाली, कश्मीरी और डोगरी जो तीनों ऑप्शन दे रखे हैं, ये तीनों ही जो आपकी भाषा है वो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है वो समाहित है। बाकी आपका ऑप्शन कौन सा बचा, भोजपुरी, तो वो जो है आपका सही हो जाएगा, जो कि आपका प्रश्न में पूछा गया था कि नहीं है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न दूसरे की तरफ कि प्रत्येक मादा में एक जोड़ा अंडाशय यानी कि ओवरी जो है वो होता है, जो कि उदर के निचले भाग में जो है वो स्थित होता है। अंडाशय किस झिल्ली द्वारा उदर से सटा रहता है। इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि सोशल साइंस में साइंस के भी आपको प्रश्न एक आध देखने को मिलेंगे, पेडागोजी के भी प्रश्न आते हैं, तो सभी कुछ आपको देखने को मिलेगा। चार ऑप्शन है, आपको छांटना है कि इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा, यानी कि उस जो भाग है उसको जो है वो कहते क्या है, ये यहाँ पर पूछा गया है। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर डी पेरिटोनियम जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो प्रत्येक मादा में एक जोड़ा अंडाशय ओवरी होता है, जो कि उदर के निचले भाग में स्थित होता है। तो अंडाशय किस झिल्ली द्वारा उदर से सटा रहता है, तो पेरिटोनियम आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 3 की तरफ कि बिंदुसार जो है उसका बेटा जो है वो कौन था। चार ऑप्शन दे रखे हैं, चाणक्य, अशोक, बिंदुसार या समुद्रगुप्त। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर अशोक, ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। बिंदुसार जो है उसका बेटा कौन था, तो अशोक जो है उसका बेटा था। देखिए जो बिंदुसार है इसको अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। बिंदुसार जो है इसकी पत्नी का नाम जो है वो सुभद्रांगी था। सुभद्रांगी जो है इसकी पत्नी का नाम था, और पुत्र इसका जो है वो अशोक था। अब यहाँ पर अशोक के बारे में बात करते हैं। तो अशोक जो है आगे चलकर अशोक महान के नाम से जो है वो फेमस हुआ था। अशोक जो है इसके पुत्र का नाम क्या था, तो इसके पुत्र का नाम महेंद्र था, और पुत्री का नाम अशोक की जो है वो संघमित्रा जो है वो था। और अशोक के विजय अभियान के बारे में यदि किससे पुष्टि होती है या किससे पता चलता है, इस टाइप से प्रश्न पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा कल्हड़ के राज तरंगिणी से जो है इसके बारे में पता जो है वो चलता है। और इन्हीं के संबंध में आपने कलिंग युद्ध भी जरूर सुना होगा, तो इसी के संबंध में है, वो भी जो है आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं चलिए अपने अगले प्रश्न 4 की तरफ। चौथा प्रश्न आपका कह रहा है कि द्वितीय श्रेणी के लीवर में, जिसको हम उत्तोलक के नाम से भी जानते हैं, उसमें भार, आलंब तथा शक्ति के बीच होता है। इसका एक उदाहरण आपको छांटना है। यदि आपने डीएलएड बीटीसी किया होगा तो प्रत्येक सेमेस्टर में विज्ञान में एक प्रश्न यहाँ से आपका अवश्य जो है वो आता था, और इसको लेकर मैंने ट्रिक भी बना रखी है। उत्तोलक बालाजी स्टडी अड्डा आप सर्च करेंगे तो आपको अवश्य जो है वो वीडियो मिल जाएगा। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको छांटना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि कब्जे पर घूमता हुआ दरवाजा। ये आपका द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक या लीवर जो है उसका एक एग्जाम्पल जो है वो हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 5 की तरफ। अगला प्रश्न 5 है कि रजिया जो है वो दिल्ली की सुल्तान जो है वो कब बनी थी। रजिया सुल्तान इनका पूरा नाम था, वही यहाँ पर जो है वो पूछा गया है। 1236, 1238, 1240 या 1242। तो चार ऑप्शन है, आपको छांटना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए 1236 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो रजिया सुल्तान दिल्ली की सुल्तान कब बनी थी, तो 1236 में जो है वो बनी थी। इनके जो पिता थे उनकी मृत्यु के बाद ये दिल्ली की सुल्तान जो है वो बन के इन्होंने जो शासन है वो जो है वो किया था। और रजिया सुल्तान के पिता कौन थे, तो इल्तुतमिश जो है इनके पिता थे। इल्तुतमिश की जो बेटी है वो जो है वो रजिया सुल्तान थी। इनके शासन काल के दौरान अमीर जो है वो
स्वतंत्र रूप से शासन करने के प्रयास से जो है वो खुश नहीं थे। ये कह सकते हैं एक प्रतिद्वंदी के रूप में आप कह सकते हैं इसी सेंटेंस को, तो वो भी एक पॉइंट जो है वो यहाँ पर निकल के आता है। बढ़ते हैं चलिए अपने अगले प्रश्न 6 की तरफ, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव जो है वो नहीं है, आपको बताना है। पैरामीशियम, युगलीना, हाइड्रा या शैवाल। तो 4 ऑप्शन है, आपको छांटना है कि इनमें से कौन सा एक कोशिकीय जीव जो है वो नहीं है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि हाइड्रा जो है वो सही हो जाएगा, जबकि आपके पैरामीशियम, युगलीना, शैवाल ये सभी आपके एक कोशिकीय जीव के उदाहरण हो जाएंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 7 की तरफ, कि निम्नलिखित में से कौन जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन समिति के पहले अध्यक्ष थे, उनका नाम आपको बताना है। देवेंद्रनाथ टैगोर, राजा राधाकांत देव, रविंद्रनाथ टैगोर या हरीश चंद्र मुखर्जी। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन समिति के पहले अध्यक्ष थे। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि राजा राधाकांत देव जो है ये बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा। राजा राधाकांत जो देव हैं ये ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन समिति के जो है वो पहले अध्यक्ष थे। और जो ऑप्शन ए में आपका लिखा हुआ है देवेंद्र नाथ टैगोर, इनके संबंध में ये पूछा जाता है कि संगठन के सचिव कौन थे। तो देवेंद्र नाथ टैगोर जो है वो इसी संगठन के सचिव के रूप में जो है वो थे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 8 की तरफ, कि केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन जो है वो कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको छांटना है। धनबाद, लखनऊ, चंडीगढ़ या हरिद्वार। केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन जो है वो कहाँ स्थित है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी चंडीगढ़ जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चंडीगढ़ में जो है ये स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं 9वां, लैज रेह गुफाएं जो है वो कहाँ स्थित हैं। तंजानिया में, इटली में, दक्षिणी फ्रांस में या स्पेन में। और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी दक्षिणी फ्रांस जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। लैज रे गुफाएं जो है वो दक्षिणी फ्रांस में जो है वो स्थित हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 10 की तरफ। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य जो है वो कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार हम आगे से आगे आपको डेली प्रैक्टिस सेट जो है वो कराते रहें और आपका पेपर अच्छे से अच्छा जो हो सके। तो चलिए देखते हैं अपना प्रश्न 10वां, कि लक्षद्वीप समूह में निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप शामिल नहीं है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। मरकत द्वीप, लक्का द्वीप, मिनिकॉय द्वीप या अमीनी द्वीप। आपको क्या बताना है कि लक्षद्वीप समूह में निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप जो है वो शामिल नहीं है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए मरकत द्वीप जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपका जो है लक्षद्वीप समूह में जो है वो नहीं आता है। बाकी अन्य ऑप्शन देख लीजिए, वो जो है आपके शामिल होते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 11 की तरफ, कि अनिवार्य और मुफ्त प्राथमिक शिक्षा के लिए इंपीरियल विधान परिषद में बिल निम्नलिखित में से किसने जो है वो पेश किया था। बाल गंगाधर तिलक ने, जी के गोखले ने, विनोबा भावे ने या बी आर अम्बेडकर ने। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कि अनिवार्य और मुफ्त प्राथमिक जो शिक्षा है उसके लिए इंपीरियल विधान परिषद में बिल निम्नलिखित में से किसने पेश किया था। बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जी के गोखले सही हो जाएगा। इनको हम कहते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। ये जो है वो एक नरमपंथी नेता जो है उसमें जो है वो आते हैं। इन्होंने ही इंपीरियल विधान परिषद जो है उसमें जो बिल है वो जो है वो पेश किया था और अनिवार्य और मुफ्त प्राथमिक शिक्षा के लिए जो है कह सकते हैं बिल पेश किया था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 12 की तरफ, कि शालीमार द क्लाउन नामक नवीन पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। वंदना शिवा, सलमान रुश्दी, कुलदीप नैयर या इनमें से कोई नहीं। और आपको छांटना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी सलमान रुश्दी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। शालीमार द क्लाउन नामक जो पुस्तक है वो सलमान रुश्दी के द्वारा जो है वो लिखी गई है, तो उसके लेखक ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 13, कि मोहनजोदड़ो जो है उसके स्थल कहाँ हैं। पंजाब पाकिस्तान, सिंध पाकिस्तान, गुजरात भारत या राजस्थान भारत। और आपको छांटना इन चारों में से कौन सा जो है वो
सही होगा। मोहनजोदड़ो जो है उसके स्थल कहाँ है ये आपको जो है वो बताना है। चलिए बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सिंध और पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मोहनजोदड़ो जो क्षेत्र है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में जो है वो सिंधु नदी के तट पर जो है वो स्थित है, और ये क्षेत्र जो है वो अर्ध शुष्क क्षेत्र के अंतर्गत जो है वो आता है। और उप महाद्वीप के लिहाज से यदि बात करें तो इसके विभिन्न भागों के साथ जो नदी व्यापार है उसके लिए भी जो है ये जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 14 की तरफ कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत किया गया? कलकत्ता 1920, गुवाहाटी 1926, गया 1922 या बेलगांव 1924? आपको बताना है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत किया गया। बात करते हैं चलिए उत्तर की। आपका ऑप्शन नंबर डी बेलगांव 1924 जो है वो सही हो जाएगा। कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन जो कि 1924 में हुआ था, इसमें सबसे पहले हिंदी को जो राष्ट्रभाषा है उसके रूप में जो है वो प्रस्तुत किया गया था। तो यही प्रश्न में पूछा गया था कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत किया गया, या इसी को आप दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था। पर इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, एक बार प्रश्न ये पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा महात्मा गांधी जी जो हैं उन्होंने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 15 की तरफ कि लोकप्रिय नाना साहेब को किस नाम से जो है वो जाना जाता था? बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव या नारायण राव? और आपको छांटना इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बालाजी बाजीराव बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जो नाना साहब हैं इनको बालाजी बाजीराव के नाम से भी जो है वो जाना जाता था, और जो बालाजी बाजीराव हैं वो बाजीराव जो प्रथम थे उनके जो है वो बेटे थे। इन्होंने 20 साल की कम उम्र में जो अपने पिता थे उसके उत्तराधिकार को प्राप्त किया था, और नाना साहब जो कि आपका प्रश्न पूछा है इसके रूप में जो है ये लोकप्रिय जो है वो हुए थे। अगला प्रश्न देखते हैं 16 कि चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस के बीच युद्ध जो है वो कब लड़ा गया? सेल्यूकस का पूरा नाम क्या था? सेल्यूकस निकेटर। इनके बीच युद्ध कब लड़ा गया? चार ऑप्शन दे रखे हैं, 305 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व, 1025 ईसा पूर्व, या इनमें से कोई नहीं है। आपको छांटना इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर ए 305 ईसा पूर्व जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर के बीच। तो ये तो हमने जाना चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर के बीच युद्ध कब लड़ा गया, तो 305 ईसा पूर्व आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। परंतु इन दोनों में जीता कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जीता था। अब जो जीतता है कहीं ना कहीं वो शर्तें रखता है, तो इसीलिए सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच जो है वो चार जो है वो संधि हुई थी। तो पहली संधि की बात करें उसमें क्या था, तो अफगानिस्तान और बलूचिस्तान जो संपूर्ण प्रदेश था वो सेल्यूकस निकेटर किसको दे दे? चंद्रगुप्त मौर्य को दे दे। दूसरी संधि क्या थी? दूसरी संधि ये थी कि जो सेल्यूकस निकेटर जो है उसकी पुत्री थी जिसका नाम था हेलेन, और कार्नेलिया भी आपको नाम देखने को मिलता है, उसका विवाह जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य से करा दिया जाए। तीसरी संधि क्या थी? तीसरी संधि थी चंद्रगुप्त मौर्य की तरफ से, चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो 500 हाथी उपहार में जो है किसको दे, तो सेल्यूकस निकेटर को दे। और चौथी संधि क्या थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट वो थी कि जो राजदूत था सेल्यूकस निकेटर का वो मेगस्थनीज जिसका नाम था, वो जो है वो पाटलिपुत्र जो है वो आए। तो ये चार संधियां थी जो इन दोनों के युद्ध के बीच वह काफी जो है वो फेमस थी, तो ये आपको पता होना चाहिए। मेगस्थनीज का नाम ध्यान जरूर रखिएगा, उसको भी पाटलिपुत्र लाया गया था इन्हीं संधियों के तहत। पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 17 की तरफ। अगला प्रश्न 17 कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के निचले शहर में जो सड़कें थी और गलियां थी वो जो है किस पैटर्न में थी? यादृच्छिक पैटर्न में, हस्ताक्षर पैटर्न में, लूप पैटर्न में, या ग्रिड पैटर्न में? चार ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि ग्रिड पैटर्न में जो है वो थी। तो हड़प्पा सभ्यता जो है उसके निचले शहर की जो सड़कें थी, गलियां थी, उसकी योजना ग्रिड पैटर्न की तरह थी। यहाँ पर जो घर थे उसमें सड़कों के साथ
जो नालियां थी उसकी भी सुविधा प्रदान की गई थी, तो सड़कों के साथ थी, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो आपका ऑप्शन डी ग्रिड पैटर्न सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 18 की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर में है, ये पूछा गया है। जोजिला, नाथुला, सिपकिला, लिपुलेख, सांगला, इस प्रकार से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको छांटना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर में जो है वो है, तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए जोजिला जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि आपका जम्मू कश्मीर में जो है वो स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं 19 कि किस भाषा में साहित्यिक पाठ जिसका नाम है लीलती लाकम इसको लिखा गया है। संस्कृत भाषा में, मलयालम भाषा में, मणिप्रवलम या तेलुगु, इस प्रकार से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको छांटना है कौन सा जो है वो सही हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है वो सही हो जाएगा, मणिप्रवलम जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो लीलती लाकम जो है वो मणिप्रवलम में लिखा गया है। अब आप ये समझिए मणिप्रवलम कौन सी भाषा होती है, तो ये आपकी 2 भाषाओं का मिश्रण होती है। कौन कौन सी, एक आपकी संस्कृत और दूसरी आपकी तमिल। तो संस्कृत और तमिल भाषा मिलाकर आपकी मणिप्रवलम जो है वो बनती है। तो इसी में आपका लीलती लाकम जो है वो लिखा गया है। तो ये हमारे 19 प्रश्न समाप्त होते हैं और अगला प्रश्न आपके लिए है। जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। अगले प्रश्न को देखने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आया हो तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक भी अवश्य जो है वो कर दीजिएगा। चलिए देख लेते हैं आप अपना प्रश्न। जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है कि मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था। तराइन के प्रथम युद्ध में, तराइन के द्वितीय युद्ध में, तराइन के तृतीय युद्ध में या इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन है, आपको छांटना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा और वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइए कि इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो देखते हैं कितने लोग इसका उत्तर सही बताते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये आज का पार्ट नंबर 4 भी जो है वो समाप्त होता है। मिलते हैं कल दोपहर 3 बजे इसी के अगला पार्ट में। तो सभी लोग दोपहर 3 बजे जो है वो आ जाइएगा। तो आज वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।